Question number 27. A block of mass m moves on a horizontal circle against the wall of a cylindrical room of radius r. एक ब्लॉक है, ओके, जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब अपने को पता है कि mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यदि सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन। करेक्ट। जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? अगेंस्ट द वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल रूम। एक्चुअली जो सिलेंड्रिकल रूम है वो नहीं रोटेट कर रहा है, ये जो ब्लॉक रोटेट कर रहा है और उसके ऊपर स्लिप कर रहा है। इसका मतलब ये है अगेंस्ट, देखो क्या लिखा है, अगेंस्ट द वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल रूम। मतलब वॉल पे ये क्या कर रहा है? स्लिप करते हुए मूव कर रहा है। ओके। पहले जितने भी क्वेश्चन देखे थे हमने, क्या हो रहा था? वॉल भी साथ साथ मूव कर रहा था, यहाँ पे ये वॉल के अगेंस्ट मूव कर रहा है। करेक्ट। द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव्स इज स्मूथ। जो फ्लोर है वो कैसा है? फ्लोर इज स्मूथ, बट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो वॉल और ब्लॉक के बीच में है वो है म्यू। देखो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। तो ये है बच्चों सिलेंड्रिकल रूम। ओके। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल फ्लोर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो ये अपने को 3D व्यू में दिख रहा है। ओके, सिलेंड्रिकल रूम। अब जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है? देखो, ब्लॉक को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ब्लॉक को 2D व्यू में ही ड्रॉ कर देंगे, ऐसा कोई 3D ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अब ये ब्लॉक क्या कर रहा है ना, ब्लॉक ऐसे वॉल के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है ब्लॉक। ओके, समझ में आ रहा है? ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो रेड कलर से, ये क्या कर रहा है? ये इस तरीके से वॉल के साथ मूव कर रहा है। यहां तक ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो आप फ्लोर देख रहे हो, ये जो मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया, अभी रेड कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये स्मूथ है। करेक्ट। लेकिन यहां पे जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सरफेस जो वॉल के साथ कांटेक्ट में है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, दिस इज रफ। और ये जो लोअर पार्ट है वो क्या है? स्मूथ है। ओके। तो यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो कैसा दिखेगा। यदि फ्रंट व्यू में देखोगे तो फ्रंट व्यू में अपने को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, दिस इज द स्मूथ फ्लोर। दिस इज वर्टिकल रफ वॉल। ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये रहा अपना ब्लॉक। और जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, तो ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी ना, ऐसे देखो, तो इस इंस्टेंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी मैं बोल सकता हूँ किधर होगा? इनसाइड द प्लेन। करेक्ट। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अगर जो फोर्सेस मैं दिखाऊं तो याद रखना कि जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो कैसी है? इनसाइड द प्लेन या फिर आउटसाइड द प्लेन, वो डिपेंड कर रहा है कि सर्कल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसको मैं टॉप व्यू में भी दिखाऊंगा। तो इस तरीके का मोशन कुछ हो रहा है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो यही, ये जो वॉल देख रहे हो ना, यही क्वेश्चन में दिया है कि दिस सरफेस इज रफ एंड दिस सरफेस इज स्मूथ। नेक्स्ट पॉइंट ये समझिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, वर्टिकल सरफेस रफ है, और ये जो वर्टिकल सिलेंडर है ये रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ पार्टिकल रोटेट कर रहा है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच ब्लॉक मूव्स इज स्मूथ, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, द ब्लॉक इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या दे दी, v नॉट, एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड v। एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड v का मतलब क्या है कि जब इस ब्लॉक की स्पीड v होगी। ओके, तो पहला चीज पूछा नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, बी पार्ट क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एंड डी में क्या बोला है, इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 रेवोल्यूशन। एक एक करके हम लोग डील करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ओके, तो ये जो फिगर है ये मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज फ्रंट व्यू। इसमें जो वेलोसिटी होगी वो क्या दिखेगी, इनसाइड द प्लेन। सामने से देख रहा हूं ना, ये सामने से सिलेंडर है, तो जब आप यहां से देखोगे सामने से इस सिलेंडर को, तो ये इनसाइड द प्लेन जा रहा होगा, फिर ऐसे घूम के, फिर यहाँ पे जब ये ब्लॉक आएगा तो आउटसाइड द प्लेन आएगा। ओके, अभी मैं टॉप व्यू में भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। टॉप व्यू बोले तो मान लो हमारी आंखें यहां से हम देखें, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड टॉप व्यू। ओके, समझ में आ गया। तो अगर जो फ्रंट व्यू में मैं अगर जो आपको फोर्सेस ड्रॉ करके दिखाऊं, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा अपने को, देखो, फ्रंट व्यू में यदि मैं आपको दिखाऊं तो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg। ओके, जो फ्लोर है वो क्या लगाएगा, एक ऊपर की तरफ लगाएगा नॉर्मल n1, इसको बैलेंस करने के लिए। समझ में आ रहा है। फिर ये जो वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल क्या करेगा, ये भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस तरफ, दिस इज n2। समझ में आ रही मेरी बात। मैं यहां भी दिखा दूं आपको, आप यहां भी देख सकते हो इसी चीज को। तो यदि ये ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक, याद रखिएगा ब्लॉक की वेलोसिटी मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ इनसाइड द प्लेन, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ब्लॉक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनसाइड द प्लेन। तो नीचे क्या लगेगा, mg। जो फ्लोर है वो क्या करेगा, ऊपर एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स n1। करेक्ट। ये दोनों तो एक दूसरे को कर लेंगे बैलेंस, n1 विल बैलेंस mg। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ। ओके, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। करेक्ट। नेक्स्ट, क्या ये स्लिप करा तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यस, और क्योंकि इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आउटसाइड द प्लेन। थोड़ा सा ये विजुलाइज करना मुश्किल हो सकता है, तो इसी को मैं टॉप व्यू में दिखा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा आउटसाइड द प्लेन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इनसाइड द प्लेन, तो उसके अपोजिट। ओके, अगर जो मैं टॉप व्यू में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, दिस इज टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में आपको एकदम परफेक्ट एक सर्कल नजर आएगा। करेक्ट, दिस इज टॉप व्यू ऑफ द डायग्राम। ओके, एक मैं ब्लॉक ड्रॉ करता हूं, दिस इज द ब्लॉक, ऐसे दिखा देते हैं, ये ब्लॉक है, ब्लॉक एक छोटा सा पार्टिकल है। जो mg लगेगा वो किधर लगेगा, इनसाइड द प्लेन। मैं कहाँ पे दिखाऊं, यहां लिख दूं, mg विल बी इनसाइड द प्लेन। और जो नॉर्मल आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके, इसको आप ऐसे समझो कि आप ऐसे देख रहे हो यहाँ से, दिस इज द टॉप व्यू। करेक्ट, तो mg आंखों से दूर और n1 आंखों के पास,
तो क्रॉस से दिखाते हैं इनसाइड द प्लेन और डॉट से दिखाते हैं आउटसाइड द प्लेन, तो ये हो गया नॉर्मल। करेक्ट। क्या इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ऐसा? यस, इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब आप कहोगे कि सर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है? सॉरी, ये तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा इसको? तो ये प्रोवाइड करेगा यहां से N2। N2 इज नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। अब इसकी वेलोसिटी किधर है? मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, देखो इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी। ओके, तो इसकी वेलोसिटी यदि इस तरफ है, देख रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन इसके अपोजिट ऐसा लगेगा? क्योंकि ये जो जिस सरफेस पे ये स्लाइड कर रहा है वो क्या है? दैट सरफेस इज रफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा और वो लगेगा ऐसे, और यही फ्रिक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये हो गई एनालिसिस। अगर जो आपको 3D में यही डायग्राम देखना चाहते हो ना, तो 3D में मैं कैसे दिखा सकता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं, देखो ड्रॉ हो पा रहा है क्या? कुछ ऐसा, करेक्ट। ये वॉल का मैं एक छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ समझ में आ जाएगा आपको इससे। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ वॉल का एक छोटा सा पार्ट, और यहाँ पे यदि आप देखोगे ना, तो ये है बच्चों ब्लॉक। ओके, समझ में आ गया? दिस इज द ब्लॉक। कुछ हद तक मैंने बना दिया है, ट्राई किया है बनाने का। ओके, ये हो गया हमारा ब्लॉक। एक मिनट। ये हो गया अप्रोक्सीमेटली, मैंने ब्लॉक को ड्रॉ कर दिया। अब देखो होगा क्या, 3D में ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे क्या लगेगा? mg, और यहाँ से क्या लगेगा? n1। ओके, यहाँ से क्या लगेगा? जो वॉल है वो एक लगाएगा नॉर्मल n2 टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। दिस इज n2। और क्योंकि ये ऐसा वॉल के अगेंस्ट स्लाइड करके जा रहा है, तो यहाँ से क्या लग जाएगा? दिस विल बी फ्रिक्शन फोर्स, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, खुद से लिख लेना है ये। क्या लिखना है? N1 इज क्या? नॉर्मल फोर्स बाय द फ्लोर ऑन द ब्लॉक। N2 क्या है? नॉर्मल फोर्स बाय द रफ वॉल ऑन द ब्लॉक। F इज क्या? फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल इन ऑन द ब्लॉक इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, तो N1 क्या हो जाएगा? N1 is normal force by the floor। सब कुछ तो हम ब्लॉक पे ही निकाल रहे हैं, बस मैं इतना लिख देता हूँ शॉर्ट में। N2 क्या है? नॉर्मल फोर्स by wall which provides centripetal force।
ओके। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि सिंस ब्लॉक slips against the rough wall, sorry, since block slips against the rough wall, जो ब्लॉक है वो क्या करता है, रफ वॉल के अगेंस्ट क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। ओके, दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक, friction force acts on the block tangentially, और यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और जिसको आप और बोल सकते हो कि टेंजेंशियल रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ऐसा मूव कर रहा है। ऐसा आप चाहो तो एक और डायग्राम में ऐसा ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि ब्लॉक की स्लिपिंग कैसे हो रही है। ओके, ठीक है। अब चलो पहला पार्ट, नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। बहुत ही आसान है। क्या नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, मैं F इज इक्वल टू एम में अप्लाई करूंगा along रेडियल डायरेक्शन, along रेडियल डायरेक्शन, करेक्ट। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखना, इस डायग्राम को देखो, यही नॉर्मल फोर्स है बाय द वॉल विच प्रोवाइड्स दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि कितना होगा, v स्क्वायर बाई r। तो दिस इंप्लाइज n2 इज इक्वल टू MAC, और क्योंकि जनरल वेलोसिटी के लिए लिखना है हमें, ये फोर्स तब बताना है जनरल वेलोसिटी के लिए जब उसकी वेलोसिटी v होगी। वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे बदलेगी। ओके बच्चों, वेलोसिटी जो है इट विल वेरी, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, अपने को जनरल जब वेलोसिटी v होगी तब n2 बताना है। तो जब वेलोसिटी v होगी तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। ओके, देखो इतनी लंबी कहानी इसलिए बताया कि सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन हो जाए, करने को तो ये 2 या 3 मिनट्स का भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सी, सॉरी बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल। तो स्लिपिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लगेगा। ओके, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू μ/2। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है कि जो 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी लग सकता है। ओके, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं μ/n2। सो दिस इज μm v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल, करेक्ट। सी पार्ट, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो क्या यही टेंजेंशियल फोर्स है? यस। तो सी पार्ट क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, अब देखो मैग्नीट्यूड पूछा है तो अलग बात है, अगर जो ये भी डिपेंड करता है कि आप डायरेक्शन क्या सोच के लिख रहे हो। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यदि मैं बोलूं, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखूं तो दिस विल बी टेंजेंशियल फोर्स, ऐसे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, एफ टी इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स, म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो कितना हो जाएगा ये, म्यू वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन क्या आपने को पता है कि ये टेंजेंशियली रिटार्डेड है? क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो इसे हम लोग एक नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ओके, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो रिटार्डेशन इतना है, तो एक्सेलरेशन बोले तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग डी पार्ट पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिजल्ट को इंटीग्रेट करना है, और क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया है, जबकि ये हिंट की वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि कैसे स्पीड निकालोगे आफ्टर 1 रेवोल्यूशन।
Okay, so integrate the tangential acceleration to obtain the speed of block after one revolution. वन रेवोल्यूशन में मतलब कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर के इक्वल. ओके, चलो हम लोग आते हैं डी पार्ट पे. इन वन रेवोल्यूशन distance traveled by the block traveled by block is equal to 2 पाई आर. आप चाहो तो जनरल एक्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हो कि जनरल डिस्टेंस एक्स जब होगा तो ये कितना कवर करेगा. ओके, तो देखो, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ये काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है. दिस इज डी वी बाई डी टी. लेकिन इसी को लिखने का एक और भी तरीका होता है, क्योंकि सामने अपने से क्या पूछा है, डिस्टेंस के टर्म्स में पूछ रहा है. ओके, पहले मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर. अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिख सकते हो कितना, dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसको एक और भी तरीके से लिखते हैं हम लोग, क्या, v dv बाई डी एस या v dv बाई डी एक्स, वेर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ओके, आप बोलोगे कि सर x तो डिस्प्लेसमेंट होता था यहाँ पे, तो याद रखो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिख रहे हो. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये नहीं होता है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हिंट में भी दिया है, क्योंकि मुझे x के टर्म्स में निकालना है. ओके, मुझे वेलोसिटी निकालनी है. क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में, स्पीड निकालना है आफ्टर वन रेवोल्यूशन, मतलब x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा v dv बाई dx. यही क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, dv बाई dt. करेक्ट. अब सिर्फ इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, v dv, दिस विल बी इक्वल टू माइनस म्यू v स्क्वायर dx बाई आर. v स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे. क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है. एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा. दिस इज dv बाई v, दिस इज म्यू बाई आर dx. करेक्ट. अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v, दिस इज ln v. ओके, अच्छा ये म्यू और आर कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया. सो dv बाई v इज ln v एंड दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू x बाई आर. अब ध्यान से समझना, जब इसने जीरो डिस्टेंस चला था, याद रखना x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. जब इसने जीरो डिस्टेंस चला था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, v नॉट. क्वेश्चन में दिया है ना कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट. जब ये x डिस्टेंस चलेगा, x डिस्टेंस अपने को पता है 2 पाई आर है, लेकिन मैं जनरल टर्म्स में पहले निकाल रहा हूँ. तो जब ये x डिस्टेंस चलेगा तो ये क्या होगा, v के इक्वल. तो दीज आर द लिमिट्स. तो यहाँ पे x की लिमिट क्या है, 0 से लेके x. v की लिमिट क्या है, v नॉट से लेके v तक. चलो लिमिट रखते हैं. लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पहले रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई आर एक्स माइनस 0. अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ आपको. वैसे आना ही चाहिए सभी बच्चों को, फिर भी जिसको नहीं आता वो देख ले. ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई बी. ओके, तो क्या ऐसा ही कुछ यहाँ होगा. सो दिस विल बी ln v बाई v नॉट. दिस implies ln v minus ln v naught will be ln v by v naught. This is equal to minus mu
x बाई आर। ओके, अब ये आंसर हमारा आ गया करेक्ट। x की जगह 2 पाई आर रख दो, लेकिन इसे यदि आप जैसा क्वेश्चन में दिया उस फॉर्म में लेके आना चाहते हो तो दोनों तरफ e के पावर ले लो। तो एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये तो क्लियर है, इसको e के पावर लोगे तो e रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स बाई आर आ जाएगा। e के पावर लॉन a यदि आप लेते हो, e रेज टू पावर, e के पावर क्या है लॉन a, तो क्या हो जाता है बच्चों, ये a के इक्वल हो जाता है। तो मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंट फंक्शन ले रहा हूँ करेक्ट। तो जब मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंट फंक्शन लूंगा, e के पावर लॉन v बाई वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स बाई आर। तो e के पावर लॉन v बाई वी नॉट क्या हो जाएगा, दिस विल बी v अपॉन वी नॉट e रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स बाई आर। तो यहां से आंसर क्या आ गया, v इज इक्वल टू वी नॉट वेर x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, क्वेश्चन में x क्या दिया है 2 पाई आर, 1 रेवोल्यूशन में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो v कितना आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई म्यू, ऐसा आ जाएगा। r से r कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल होगा, सो दिस इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई म्यू। तो ये आ गया आंसर। ओके, समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन ज्यादा लेंदी है नहीं, समझाने में विजुअलाइजेशन कराने में ये टाइम लग गया है, ये क्वेश्चन 2 या 3 मिनट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। A table with smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular velocity omega in a circular path of radius capital R. A smooth groove AB of length L, यहाँ पे दिया है L is very very less than R, is made on the surface of the table. Okay, देखो ये जो आप प्लेन देख रहे हो, सबसे पहले तो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये समझ में आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल। इस पूरे हॉरिजॉन्टल टेबल को ऐसे घुमा रहे हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से, समझ में आ रहा है। पूरे के पूरे टेबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगुलर स्पीड ओमेगा से टर्न कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि ये जो आप आर देख रहे हो, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ग्रूव इज गिवन इक्वल टू एल। यहां से लेके यहां तक का ये जो आप लेंथ देख रहे हो, दिस लेंथ इज इक्वल टू एल के इक्वल। ओके, ये ग्रूव क्या होता है देखो मैं समझाता हूं। ये ग्रूव ऐसा होता है करेक्ट। ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें यदि मैं एक ब्लॉक रख दूं, सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया जाए, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, तो ये ग्रूव क्या कर, सॉरी ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्रूव के अंदर ही मूव कर सकता है। मतलब ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ना, ये या तो इधर मूव करेगा ओके अलोंग द ग्रूव, या फिर इस तरफ अलोंग द ग्रूव। ये जो ब्लॉक है वो ऐसा मूव नहीं कर सकता। हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं ग्रूव एकदम ही स्मूथ है, मतलब इसमें ये फ्रीली स्लाइड कर सकता है। ग्रूव का मतलब ये होता है, ये 3D डायग्राम आप देख रहे हो ग्रूव का। ओके, यदि ये रेड कलर से आप क्या देख रहे हो, एक ब्लॉक है। ओके, ये जो रेड कलर से देख रहे हो दिस इज अ ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, अलोंग द ग्रूव मूव कर सकता है। ओके, आगे क्या दिया क्वेश्चन में, द ग्रूव मेक्स एन एंगल थीटा विथ रेडियस ओ ए। मतलब जो ग्रूव है ये एंगल थीटा पे है। ओके, अ पार्टिकल is kept at point A in the groove and released to move along AB.
तो एक पार्टिकल को यहां से हम लोग क्या करें, रेस्ट से रिलीज करें। पार्टिकल मतलब जो इस ग्रूव के अंदर मूव कर सकता है, पार्टिकल ऐसा मूव नहीं कर सकता। पार्टिकल को सिर्फ अलाउड मोशन क्या है, पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ ये अलाउड मोशन है। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच पॉइंट बी, मतलब पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखो क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है, एल इज वेरी वेरी लेस देन आर। देखो मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, एल वेरी वेरी लेस देन आर का मतलब क्या है। देखो देखो जब ये पार्टिकल यहाँ होगा, करेक्ट, फिर कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ होगा, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ होगा, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ होगा, करेक्ट। तो यदि मैं सबसे पहले इस टेबल के फ्रेम में ही सॉल्व करूं, ओके, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैबिन, तो हम लोग कैबिन के फ्रेम में ही सॉल्व करें। तो कैबिन क्या है, कैबिन एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। ओके, ये जो आप कैबिन देख रहे हो ना, दिस कैबिन इज एक्सेलरेटेड फ्रेम। कैबिन का एक्सेलरेशन क्या है, इस तरह। ओके, अच्छा आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो पार्टिकल ए पे है तो ओ से इसका डिस्टेंस कुछ है, जब ये बी पे जाएगा तो ये डिस्टेंस कुछ और होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आर बहुत बड़ा है, मतलब आर मान लो 10,000 या इतना मीटर है, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर है। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस डिस्टेंस को 1 मीटर मान रहा हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पार्टिकल ए यहाँ पे हो, या फिर पार्टिकल बी पे हो, ओके, ए पे हो, बी पे हो, या फिर पार्टिकल इसके बीच में हो। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी कितना, इक्वल टू आर के इक्वल। मतलब पार्टिकल का डिस्टेंस हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ओ पॉइंट से आर के इक्वल ही है, क्योंकि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आपको पता होगा कि ये अपना अर्थ की ट्रेजेक्ट्री है। ऐसा ऑब्जर्व करो, दिस इज अर्थ ट्रेजेक्ट्री, मैं छोटा ड्रॉ कर देता हूँ। ये है सन, करेक्ट। और अपने को पता है कि जो सन है ना, वो अर्थ से बहुत डिस्टेंस पे है। ओके, दिस इज अर्थ, दिस इज सन, ओके, दिस इज अर्थ। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ पे जो पर्सन होगा वो अर्थ के पास, सन के पास होगा, जो यहाँ पे पर्सन होगा वो अर्थ सन से दूर चला जाएगा। अलग अलग पर्सन हो सकते हैं ना, मान लो एक डॉट में रेड कलर से दिखा रहा हूँ, दिख रहा है, ये पर्सन सन से कुछ डिस्टेंस पे है, ये भी पर्सन कुछ सन से डिस्टेंस पे है। तो ये दोनों ऐसा नहीं बोलते कि मैं सन के ज्यादा पास हूँ, ये सन के ज्यादा दूर है। क्यों, क्योंकि जो डायामीटर ऑफ अर्थ है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए हमेशा आर के इक्वल होगा। समझ में आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि L इज वेरी वेरी लेस देन R। दिस इंप्लाइज, हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, ऑफ पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट O, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, इज ऑलवेज इक्वल टू R, इज ऑलवेज इक्वल टू R, करेक्ट। समझ में आ गया। अब देखो, इन फ्रेम ऑफ कैबिन, कैबिन के फ्रेम में क्या होगा, कैबिन एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम से पार्टिकल का जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पार्टिकल पे क्या होंगे, कुछ फोर्सेस डेवलप होंगे, कुछ रियल होंगे और कुछ फोर्सेस क्या होंगे, सूडो। ओके, यहाँ पे दो सूडो फोर्सेस आते हैं। जनरली एक सूडो फोर्स हम लोग सुनते ही नहीं है, दैट इज करियोलिस फोर्स, अपने को पढ़ना नहीं होता है। तो जब आप थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में थियरी ऑफ मशीन पढ़ते हो तो वहां पे करियोलिस फोर्स पढ़ते हो।
वैसे आईआईटी में भी पैराग्राफ बना के इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, शायद 2016 में, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, 2015 में पूछा होगा। ओके, तो देखो होगा क्या, इन फ्रेम ऑफ वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन फ्रेम ऑफ कैबिन, वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन फ्रेम ऑफ कैबिन। हम इस प्रॉब्लम को कैबिन के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। ओके, आंसर लाना है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, विद इन 2 मिनट्स ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बार समझ लो कि होता क्या है, और बाद में एक बार आप समझ लोगे तो फिर शॉर्टकट तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहीं ब्लॉक होगा, दिस इज द ब्लॉक, या ये एक छोटा सा आप पार्टिकल बोल सकते हो। मैं छोटे से पार्टिकल को कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखा दूं क्या? बहुत टाइम लग जाएगा एकदम परफेक्ट विजुअलाइजेशन कराने में लगा तो देखो होगा क्या, ये 3D में मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा एक सूडो फोर्स, दिस इज mg, ये एक रियल फोर्स है। दिस इज नॉर्मल n1, ये n1 किसने लगाया, दिस इज नॉर्मल फोर्स बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्योंकि जो ग्रूव है, ग्रूव के दो सरफेस होंगे, हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। देखो ये ग्रूव है, तो ये जो आप सरफेस देख रहे हो ये क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये दो दो वर्टिकल सरफेसेस के साथ ये कांटेक्ट में है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो ये जो n1 देख रहे हो दैट इज क्या, नॉर्मल फोर्स बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द ग्रूव। साथ में इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, किधर, बाहर की तरफ, mr ओमेगा स्क्वायर। अगर जो मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो कैसा दिखेगा, यदि ये पार्टिकल यहाँ पे है मान लेते हैं, तो इस पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, और ये भी एंगल आप जो देख रहे हो, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, साथ में एक और फोर्स आता है, दैट इज करियोलिस फोर्स, और करियोलिस फोर्स जो होता है ना वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यदि देखो वेलोसिटी तो ब्लॉक का ऐसा होगा, करेक्ट, तो जो करियोलिस फोर्स होगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर फोर्सेस को कौन बैलेंस करेंगे, बाय द नॉर्मल फोर्स ऑफ द वॉल ऑफ द ग्रूव। करेक्ट, तो इसीलिए जनरली क्या करते हैं, सॉल्व करते टाइम बहुत लोग दिखाते नहीं है, लेकिन वो भी एक फोर्स है। ठीक है, तो मैं एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये वेलोसिटी v होगी इसकी कुछ अलोंग द ग्रुप, तो एक इस पे एक करियोलिस फोर्स भी लगेगा। ओके, लेकिन करियोलिस फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो उस फोर्स को क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्सेस बाय द वॉल ऑफ द ग्रुव बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो इसी क्वेश्चन यही लगा के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। याद रखिएगा कैपिटल आर दिया है तो दिस इज mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, इस mr ओमेगा स्क्वायर के दो कंपोनेंट आएंगे, जिधर थीटा होगा उस तरफ आ जाएगा कॉस थीटा, सो दिस इज mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, सही लिख रहा हूं मैं, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज mr ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। आप कहोगे कि सर यहाँ पे mg किधर लग रहा है, तो इस पार्टिकल पे जो mg होगा वो इनसाइड द प्लेन लगेगा। करेक्ट, क्योंकि ये टॉप व्यू में आप डायग्राम देख रहे हो, mg किधर लगेगा, इनसाइड द प्लेन, नॉर्मल बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस किधर लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड, जो इस डायग्राम में क्या दिखेगा, आउटसाइड द प्लेन। अच्छा, ये mr ओमेगा स्क्वायर को यहां से एक नॉर्मल लगा के बैलेंस हो जाएगा, ये नॉर्मल कौन लगा रहा है, बाय द वॉल्स, इसको आप n2 बोल सकते हो। mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा को कोई बैलेंस करने वाला
नहीं है। ओके, देयरफॉर net force acting on the particle, net force acting on the particle along the groove परपेंडिकुलर टू द ग्रूव जो होंगे वो तो फोर्सेस बैलेंस होंगे। ओके, along the groove is कितना, mr ओमेगा स्क्वायर cos theta. So what is acceleration along the groove? Acceleration along the groove will be कितना, मास से डिवाइड कर दो, therefore acceleration along groove is equal to, मास से इसको डिवाइड कर दो तो दिस विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस डायग्राम को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखो, तो इसका पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, दिस इज ए। डिस्टेंस कितना चल रहा है इस पार्टिकल को, एल के इक्वल, दिस इज डिस्टेंस एल। इनिशियल स्पीड क्या है यहाँ पे, इनिशियल स्पीड इज 0। ओके, पूरा का पूरा याद रखना, सारे क्वांटिटीज हम लोग कैबिन के फ्रेम में लिख रहे हैं। अच्छा, अगर जो आर एल के कंपैरिजन में होता तो आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं अज्यूम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जैसे जैसे बी की तरफ जाएगा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल इंक्रीज, तो इसका एक्सेलरेशन भी बदलेगा। लेकिन क्योंकि आर बहुत बड़ा है, इसलिए आप मान सकते हो कि हमेशा इसका एक्सेलरेशन अलोंग द ग्रूव इज कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज एल, एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। टाइम क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है। डायरेक्टली अपने को पता भी होता है फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2s/a, करेक्ट। फिर भी आप चाहो तो ये इक्वेशन अप्लाई कर लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एल, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 12 अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर cos theta, correct? So what is time? ओके, क्वेश्चन में जो लेंथ है वो कैपिटल एल से डिनोट किया, तो आप कैपिटल एल लिख लो। यहीं पे हर जगह चेंज कर दें क्या, चलो सारी जगह पे मैं एल लिख देता हूँ। ओके, तो ये आंसर आ गया। अब देखो, फटाफट सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे तो मैंने हर चीज बता दी आपको कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कहाँ कहाँ से बैलेंस हो। एग्जाम में कैसे करोगे, ये है, सब कुछ पढ़ के आपको समझ में आ गया कि एक सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर के दो कंपोनेंट, इस तरफ आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इस तरफ आ जाएगा कितना, साइन थीटा। साइन थीटा को कौन बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल फोर्सेस बाय द वॉल, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। एक्सेलरेशन पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो फॉर्मूला पता है हमें, 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन एक्सेलरेशन का पूरे का रूट। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये।